Hello student, myself Rajnish and today I discuss about the metals and nonmetals. This is chapter number 3. ठीक है, तो ये अपने पास चैप्टर 3 होगा केमिस्ट्री का, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो क्लास नाइन्थ में ना हम लोग क्या है कि पढ़ के आए बहुत सारे वेरियस एलिमेंट्स के बारे में पढ़ के आए ना। क्लास नाइन्थ वी हैव लर्न अबाउट द वेरियस elements. We have seen the elements are classified as the metals or the non-metals on the basis of their properties. On the basis of their properties we can be classify the metals or non-metals. The things some uses of the metals and non-metals, हम लोग क्या है कि ना अपने डेली लाइफ में भी कुछ मेटल्स का यूज़ करते हैं, नॉन मेटल्स का यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग थिंक करेंगे कि सम यूजेज ऑफ द मेटल्स नॉन मेटल्स द डेली लाइफ. व्हाट द प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक वाइलिंग द कैटेगराइजिंग द एलिमेंट्स एज अ मेटल्स और द नॉन मेटल्स, कि किस टाइप का प्रॉपर्टीज़ जो है जो कैटेगराइजिंग द एलिमेंट्स को कैटेगराइज करता है कि ये मेटल्स है नॉन मेटल्स है. तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे इस चैप्टर्स में. how are these properties related to the use of these elements, and let us the look at the some of these properties in details. तो हम लोग हर एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल्स में समझेंगे और एनालाइज करेंगे कि और कहें तो कैटेगराइज कर सकते हैं कि एलिमेंट्स जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है. तो इस सब के बारे में काफ़ी अच्छे से हम लोग देखेंगे इस मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर्स को. सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं. तो मेटल्स को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से कह सकते हैं कि आइडेंटिफाइड कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं कि दिस इज़ अ मेटल्स और दिस इज़ नॉन मेटल्स. The easiest way to start the grouping of the substance by the comparing their physical properties. So let us just study this with the help of the following activities. The following activities is 3.1 to 3.6 to collect the sample following the metals. तो अपने पास कुछ एक्टिविटीज़ है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. ठीक है, सब्सटेंस बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो सबसे पहले हम लोग ना कुछ सैंपल लेते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लीड, जिंक एंड द एनी अदर्स मेटल दैट इज़ ईजिली अवेलेबल, जो हमारे पास क्या है ईजिली अवेलेबल हो सकता है. तो उस टाइप के मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं ना कि कैरी करते हैं, सैंपल्स लेते हैं उसके. और उसके बाद देन एक्टिविटीज़ 1. एक्टिविटी 3.1 द सैंपल्स ऑफ द आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम्स. नोट देयर appearance ऑफ ईच सैंपल्स. द क्लीन द सर्फेस ऑफ ईच सैंपल बाय द रबिंग देम ऑफ द सैंड पेपर. क्या होता है ना, देयर एक सैंड पेपर क्या होता है, जो सैंड पेपर उस टाइप का होता है जिसमें हम ऐसा यूज कर कह सकते हैं सैंड पेपर जो एज ए टाइम क्या होता है ना कि जो कोई जिंक लग जाता है किसी भी आयरन के रॉड में अगर जिंक लगता है तो उसको साफ़ करने के लिए सैंड पेपर टाइप का यूज़ करते हैं. वो क्या करता है ना, सैंपल्स इस टाइप के रबिंग करने से उसमें अपीयरेंस क्या कर देता है, उसमें क्या हो जाता है उसका अपीयरेंस को ना काफ़ी शाइनिंग अपीयरेंस हो जाता है. तो उस चीज़ के लिए सैंड पेपर का यूज़ करते हैं. द सर्फेस इज सैंपल्स बाय द रबिंग विद द सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन. तो इसके अपीयरेंस को देखते हैं ना. तो मेटल इज़ द प्योरेस्ट स्टेट. दिस मीन्स द मेटल इज़ प्योरेस्ट स्टेट. मतलब एक तरह का अगर हम बात करते हैं कि एल्युमिनियम, जब इस सबको सारे कॉपर से आयरन से एल्युमिनियम मैग्नीशियम ये सबको देखते हैं ना, तो ये दैट इज़ प्योर स्टेट. ये अपने ही स्टेट में रहता है. दैट इज़ अ प्योर स्टेट हैविंग अ शाइनिंग सरफेस. उसके पास क्या है, हैविंग शाइनिंग सरफेस. दिस प्रॉपर्टी इज मेटालिक इज लस्ट्रस. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ से पता चलता है कि मेटालिक प्रॉपर्टी इज लस्ट्रस. अगर कोई लस्ट्रस है, दे हैव शाइनिंग सरफेस, दैट इज़ अ मेटल. तो ये पहला प्रॉपर्टीज हमारा डिस्कस होता है. दैट इज़ अ जो दिस प्रॉपर्टीज कॉल्ड द मेटालिक लस्ट्रस. तो इससे पता चलता है कि मेटालिक प्रॉपर्टीज होती है, जो भी कोई मेटल है वो लस्ट्रस होता है और उसके पास शाइनिंग सरफेस होती है. दैट इज़ इन द स्टेट ऑफ प्योर स्टेट. ठीक है, एक्टिविटी 2 से 3.2 से हम देखते हैं. द टेक द सैंपल ऑफ द पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम्स एंड द मैग्नीशियम. सेम इसी तरीके से. और द कट ऑफ दिस मेटल विद द शार्प नाइफ एंड द नोट योर ऑब्जर्वेशन. तो क्या करते हैं ना, उसको कट करते हैं और उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं. तो होल्ड द पीस ऑफ सोडियम मेटल्स विद द पेयर ऑफ टोंग्स. अगर कोई पेयर ऑफ टोंग्स है ना, इस टाइप का पेयर ऑफ टोंग्स होता है, जो पेयर ऑफ टोंग्स जो एक तरह के हम बोल सकते हैं कि जो दोनों तरफ से पकड़ने वाला होता है, चुईटा टाइप का, जिसको बोलते हैं कि जो कपड़ा में जो हम लोग यूज करते हैं उसी टाइप का है. जब केमिस्ट्री के लैब में जाओगे तो पेयर्स ऑफ टोंग्स उसको बोलते हैं, वह मिलता दिखने को मिलेगा. तो उसे क्या करते हैं, सोडियम मेटल्स को पकड़ते हैं. इसके बाद ना पीस ऑफ सोडियम मेटल्स विद द पेयर ऑफ टोंग्स एंड ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद द केयर. उसको कॉशन क्या बोलता है कि ना कि जो स्टूडेंट है जो भी लैब में काम कर रहा है या लैब में जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, तो उसको क्या करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है सोडियम मेटल से विद द केयर. ड्राई इट्स बाय द प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड ऑफ द फिल्टर पेपर. इसके बाद में वॉच ग्लास में ट्राई आउट द विद द नाइफ. तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, देखो अपने पास ये सब चीज़ें था. तो अपने पास इतने सारे चीज़ें थे. तो सबसे पहले वी आर फाइंडिंग द मेटल्स आर जनरली हार्ड. द हार्डनेस इज वेरीज फ्रॉम द मेटल टू मेटल. तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे कि आयरन जो है सो सबसे हार्डेस्ट मेटल है. कॉपर्स, फिर एल्युमिनियम. इस तरीके से हम पता चलता है कि द मेटल्स आर जनरली हार्ड. तो ये भी एक प्रॉपर्टीज हो गया कि मेटल्स आर हार्डनेस इन नेचर्स.
तो हार्डनेस जो होता है उसका वेरीज करता है किसके, ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल टू मेटल देर इज वेरीज, दिस मेटल विल बी, द आयरन इज मोर हार्डर देन द कॉपर और जिंक। तो ये चीज़ ना, हार्डनेस टू हार्डनेस द मेटल्स इज वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल। द एक्टिविटीज 3.313, दिस इज एक्टिविटीज टेक द पीस। अब तक हम लोग दो प्रॉपर्टीज़ को देखे, एक तो अपने पास क्या हुआ, हार्डनेस हो गया, दूसरा पहला प्रॉपर्टी था लस्ट्रस, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, इसको भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज़ अपने पास हार्डनेस हो गया, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, टेक अ पीस ऑफ आयरन एंड द जिंक एंड द लीड एंड द कॉपर and the placed any one of the metal on the block of the iron is suppose na any one on metal on the block of iron and strike it 4 and 5 times with the hammer। क्या करते हैं, इसको आयरन पर रख के इसके बाद क्या करते हैं ना, हैमर से, हथौड़ी से इसको पीटते हैं। बट व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द रिपीट द अदर मेटल्स, the change its shape of these metals, the record the change of the, we are observing the change in the shape of these metals। we are finding that some metals can be beaten into the thin sheet, वी हैव बीटन द थिन सीट। अगर हम किसी मेटल्स को ना जैसे पीटते हैं तो वो क्या कर रहा है, थिन सीट में कन्वर्ट हुआ है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेलेबिलिटी। तो इसको बोलते हैं जो मेटल्स के अंदर क्या एक प्रॉपर्टीज़ होती है मेलेबिलिटी की। अगर हम ऐसे कोई मेटल्स के अंदर ना एक प्रॉपर्टीज़ होती है कि अगर तुम उसको मतलब उसको हथौड़ी से ना मारोगे, पीटोगे, तो इस तरीके से क्या होगा, वी आर स्ट्राइकिंग, देन द वी आर कन्वर्ट, दे आर चेंज इट्स शेप, इट्स इज फाइंडिंग द बीटन्स एंड कन्वर्टिंग टू द थिन सीट। जैसे एल्युमिनियम का हो सकता है, कुछ इसमें ऐसे चीज़ें जैसे कि गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, इट इज़ मोस्ट मेलेबल्स। तो ये सब गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सब क्या है कि मोस्ट मेलेबल्स। तो इसके पास द मेटल्स हैव द मेलेबिलिटी प्रॉपर्टीज़। तो ये अपने पास एक नए प्रॉपर्टीज़ की बात हो गई, मेलेबिलिटी। पूछता है एग्जाम में ऐसे कि व्हाट इज़ लस्टर्स मेलेबिलिटी डिफिनेशन। मेलेबिलिटी डायरेक्ट पूछ लेता है कि मेलेबिलिटी का डिफिनेशन बताओ, क्या मेलेबिलिटी क्या होता है। एक और प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे, डक्टिलिटी। देखो अगला एक्टिविटीज़ को देखते हुए देखते हैं तो अपने पास क्या है ना, गोल्ड और सिल्वर जो होता है वह सबसे ज़्यादा मोस्ट मेलेबल्स मेटल्स होते हैं। एक्टिविटीज़ 3.4 को कंसिडर फ्रॉम मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड लीड विच आर द एबव मेटल्स वी आल्सो अवेलेबल फ्रॉम दिस अवेलेबल इन द फॉर्म्स ऑफ वायर। द मेटल्स देखो अपने पास जो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, तो अपने पास कुछ देखते हैं कॉपर से, एल्युमिनियम से क्या होते हैं, वायर दिखते हैं। द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स कैन ड्रॉन इन टू द थिन सीट, that is called this is called the ductility। इस properties को the ability of the metals to be drawn into the thin sheet, the ability of the metals drawn into the thin wire, that is called ductility। और thin sheet जब बात करते हैं ना, that is the malleability, and the thin wires it is ductility। तो ये अपने पास ductility। फोर्थ प्रॉपर्टी अपना क्या होता है, ductility। डक्टिलिटी फोर्थ प्रॉपर्टी अपने पास होता है डक्टिलिटी का। तो गोल्ड इसमें सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल्स होता है। वी आर सरप्राइज टू नो द वायर इज ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द 1 ग्राम ऑफ द गोल्ड। मतलब 2 किलोमीटर लेंथ तक का वायर को अगर तुम सिर्फ क्या करोगे ना, अगर बनाओगे ना थिन वायर्स, तो ये क्या करता है कि सिर्फ 1 ग्राम ना 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से 2 किलोमीटर ऑफ लेंथ का वायर बना सकते हो बाय यूजिंग द गोल्ड। तो इससे पता चलता है कि गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। It is because of the malleability and the ductility, the metals can be different ductility, the metals can be different shape according to our needs। तो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं ना, हम मेलेबिलिटी या डक्टिलिटी के हेल्प्स के क्या करते हैं ना, इट इज़ बिकॉज द मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट्स द metals can be different shape and according to our needs। Can you name some metals that are used for making the cooking vessels? Do you know why these metals are used for making the vessels? Let us the following activity and find out the answer। Take the aluminum and the copper wire। The activity is 3.5। Take the aluminum and the copper wire, clamp these wires on the stand। This is the aluminum clamp, this clamp is this is a metal wire, this is a aluminum and copper wire, thick wire, and the clamp this wire on the stand as shown in this figure 3.1। this is the figure। The metal are the good conductor of it। Fix a pin of the free end, fix the pin of free end, this is a pin of free end of the wire using the wax। ठीक है। हीट द वायर विद द स्प्लिट लैम्प्स। अब इसको ना क्या करते हैं, स्प्लिट लैम्प से हीट करना चालू करते हैं। एक बर्नर जला देते हैं, स्प्लिट लैम्प्स, कैंडल और द बर्नर कुछ भी हेल्प कर लेके हम लोग उसको
क्या करते हैं, बर्निंग चालू करते हैं. व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, देयर यू ऑब्जर्व द नोटिस ऑब्जर्व द डोज द मेटल वायर इज मेल्ट. The above activities show the metal are good conductor of heat and have the high melting point. क्या है कि एकदम से मेल्ट नहीं करेगा. अगर ये आयरन का रॉड है या कोई भी एल्युमिनियम का रॉड है तो क्या है कि इसकी मेटल्स के पास क्या प्रॉपर्टीज होती है कि हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. इट्स मेटल हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. इसका मतलब क्या होता है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है. इसके अंदर का अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं मॉलिक्यूल्स को, या बोले तो ब्रेक डाउन देयर, हाँ, ब्रेक डाउन के मॉलिक्यूल्स को करने के लिए हमारे पास क्या है कि बहुत सारा हीट का ज़रूरत पड़ेगा. जैसे कि कोई चीज़ ऐसा होता है जिसकी क्या होती है ना, उसके अंदर का एटॉमिक्स पार्टिकल्स का जो बॉन्डिंग होता है वो बहुत कम होता है. अगर सॉलिड स्टेट को बोलते हैं कि क्या है कि उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है. सेम एज इट इज़ क्या है कि जो मेटल्स होते हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं. और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए पता चलता है क्योंकि देयर इज़ कंडक्शन स्टेट इसमें चालू करता है. तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट. अगर हम बर्नर यहाँ पे हीट चालू करते हैं तो क्या ड्यू टू द कंडक्शन प्रोसेस क्या होता है ना, ये सब में हीट ट्रांसफ़र होते चला जाता है. तो इससे पता चलता है कि मेटल्स काफ़ी जो है सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट इसकी होती है. तो ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट बात है. द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर, कॉपर, लीड, मरकरी. तो सबसे पहले अगर हम इसमें जो ऑर्डर निकालते हैं ना तो उसमें बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा सिल्वर होता है, Ag. ये एक ऑर्डर याद कर लेना, Ag, इसके बाद Au, फिर क्या होता है, फिर हम बोलते हैं कि कॉपर हो जाता है, फिर एल्युमिनियम हो जाता है. इस तरीके से हम लोग ऑर्डर होता है जो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा बेस्ट कंडक्टर होता है. बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड आर सिल्वर एंड द कॉपर, लीड, मरकरी एज कंपेरेटिवली द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो इस तरीके सबसे पहले सिल्वर अगर लेते हैं तो फिर कॉपर ले सकते हैं, फिर लीड, फिर मरकरी. लेकिन लीड और मरकरी जो होता है कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है एज कंपेयर द सिल्वर और कॉपर के कंपेरिजन करें तो. डू द मेटल ऑल्सो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस फाइंड आउट. तो this is the latest the activities 3.6. Set up the electric circuit as shown in this figure. The 3.2 is place the metal to be tested in the circuit. The metal will be tested in the circuit. We are taking our terminal of A and B. This is the terminal A and B. This is clip and this is switch and the bulb and the battery. What does the A and B, the terminal A and B is shown in this figure. The bulb, does the bulb grow? What does this indicates? We must have this seen. This is the wire that carry current इन योर होम्स दैट इज़ कोटिंग बाई पॉलीविनाइल क्लोराइड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. PVC, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. PVC दैट इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड. ये पूछता है कि जो घर में जितने भी वायर जो हमारे पास जो ट्रांसमिशन के लिए जो आते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई जो करते हैं, उसमें जो वायर होता है, कवरिंग वायर होता है, वो पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है या रबर लाइक मटेरियल, जो कि और रबर लाइक मटेरियल होता है. क्या होता है कि उससे क्या होता है ना, उससे क्या होता है कि अगर कोई भी बाहर में कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है, अगर खुले हुए वायर होते तो वो क्या करता है, उससे क्या होता है कि लिंकेज होता है, उससे जो होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है. फिर वहाँ से क्या होता है, लॉसेस होता है इलेक्ट्रिसिटी का. तो पॉलीविनाइल यहाँ पे क्या है ना कि किसी के कंटैक्ट में ना आए, इसीलिए यूज़ किया जाता है कि रबर लाइक मटेरियल की कोई कवरिंग इसलिए किया जाता है कि उसको छूने के बाद करंट के फ्लो को ऐसा ना हो कि वायर छूने से करंट लग जाए. इस तरीके से खुला हुआ वायर नहीं होता. वाई इलेक्ट्रिसिटी वायर इज कोटेड with the such a substance. What's happened, the metals strike with the hard surface due the produce sound. Yes, अगर कोई मेटल्स को स्ट्राइक करोगे किसी हार्ड सरफेस पे तो एक प्रोड्यूस होता है साउंड. और इस प्रॉपर्टी द मेटल डेट प्रोड्यूस साउंड ऑन द स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस इज द सेड टू बी द सोनरस. तो एक और प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स हैव अ सोनरस प्रॉपर्टी. अभी तक इस बार के BPSC के एग्ज़ाम में ये पूछा था, कि BPSC के एग्ज़ाम में पूछा था कि मेटल्स को स्ट्राइक करते हैं तो किसी हार्ड सरफेस पे तो उस प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं. ये BPSC का क्वेश्चन है. सोचो इतना लो लेवल का क्वेश्चन भी पूछता है BPSC. दैट इज सोनरस प्रॉपर्टी. कैन यू नो द सेव वाई द स्कूल बेल आर मेड अप ऑफ मेटल्स. तो डैट इज़ द मेजर रीजन. तो इसीलिए क्या होता है ना, स्कूल का जो बेल होता है वो भी क्या होता है, मेटल्स का बना होता है. ठीक है. तो ये अपने पास ना पूरा क्या हुआ कि एक कहानी हमारे ख़त्म हो गई यहाँ पे, कि हम लोग देख लिए कि मेटल्स के बारे में ना, मेटल्स नॉन मेटल्स के ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मेटल्स के पूरे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लिया. ठीक है. अब हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में देखेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या देखा, सबसे पहले अपना था क्या, लस्ट्रस. मेटल्स आर लस्ट्रस इन लस्ट्रस, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, 4 प्रॉपर्टीज़. मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, 7 प्रॉपर्टी हो गए. और सोनरस 8 प्रॉपर्टीज़ टोटल हो गए.
अब बात करते हैं कि नॉन मेटल के। तो इन प्रीवियस क्लासेस वी लर्न अबाउट दैट आर द वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू द मेटल्स। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, कुछ नॉन मेटल होते हैं कार्बन, सल्फर, आयोडीन्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। दिस नॉन मेटल्स आर इधर सॉलिड और द गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन्स विच इज़ यूज। देखो कुछ मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी हमको मिल जाते हैं, जो कि तुम्हारे पास हो सकता है आयोडीन, हो सकता है सल्फर, ये सब का। तो ये सब क्या है ना, तो और कुछ मेटल्स गैसेस के फॉर्म में, नॉन मेटल्स गैसेस के फॉर्म में, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है गैसेस के फॉर्म में है। और कुछ हमारे पास जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, जिसमें एक एग्जांपल आता है ब्रोमीन्स का। ब्रोमीन जो होता है वो हमारे पास लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। ये एक टाइप का नॉन मेटल है जो अपने पास क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। डू द नॉन मेटल हैव आल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट्स मेटल, लेट अस फाइंड आउट। एक एक करके हम लोग इसके फिजिकल। तो कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ कार्बन, कोल और ग्रेफाइट, ये दोनों कार्बन्स के ही सैंपल्स है, कोल और ग्रेफाइट। तो सल्फर आयोडीन्स। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि कुछ इसके सिंबल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज रिकॉर्डेड डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल इन क्लास। वी आर हैव concluded that cannot be group elements according to their physical properties alone. There are so many exceptions। तो हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही सिर्फ नहीं मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये मेटल्स हैं। तो उसमें ना कुछ चीज़ें एक्सेप्शन भी है। तो फॉर एग्जांपल ऑल मेटल्स एक्सेप्ट, सारे मेटल को छोड़ के ना अगर एक्सेप्शन देखोगे तो मर्क्यूरी जो होता है एग्जिस्ट करता है सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री। तो 25 डिग्री में ना क्या करता है इधर रूम टेम्परेचर, लेकिन यही चीज़ ना इट्स मेल्ट हैव अ हाई एंड एक्टिविटी 73 एंड वी ऑब्जर्व द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, लेकिन क्या है मेटल हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन मेटल हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, वही हमारे पास जो गैलियम और सीजियम जो होता है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कि हम कह रहे थे कि मेटल्स हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। रूम टेम्परेचर में भी क्या अपने पास सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है मर्क्यूरी, ठीक है। और गैलियम और सीजियम जो है हमारे पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कि मेटल्स हम बोलते हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। लेकिन एक्सेप्शन है कि गैलियम और सीजियम जो होता है वो तुम्हारे पास क्या है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। द मेटल्स विल हैव द मेल्ट कीप ऑन देम प्लैम्प्स, मतलब हाथ पे रखोगे ना, हाथ पे इस दोनों मेटल्स को रखोगे गैलियम्स को, तो ये क्या कर जाता है मेल्ट कर जाता है। आयोडीन के बारे में बात करोगे तो आयोडीन एक टाइप का नॉन मेटल है, लेकिन ये एक तरह का लस्ट्रस होता है। आयोडीन इज द नॉन मेटल बट इट इज़ लस्ट्रस। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या है मेटल्स का प्रॉपर्टी है, मेटल्स हैव अ लस्ट्रस बट द आयोडीन आल्सो अ लस्ट्रस प्रॉपर्टीज, बट आयोडीन इज अ नॉन मेटल्स। कार्बन इज अ नॉन मेटल्स, कार्बन एक टाइप का नॉन मेटल, ठीक है। डैट कैन एग्जिस्ट डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग टाइप के एलोट्रॉप्स होते हैं, और ईच फॉर्म को हम लोग एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ये पूछ लेता है जैसे कि डायमंड हो गया, डायमंड इज एन एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। इसके पास क्या होता है ना हार्डेस्ट इन नेचर इन सब्सटेंस होता है, और हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। पूछता है ये कि कार्बन जो होता है वो कार्बन का एलोट्रॉप्स ना एक ग्रेफाइट होता है, एक डायमंड होता है। डायमंड के पास जो होता है एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन, जैसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं उसके हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। वही ग्रेफाइट का ना एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन ये यूज़ किया जाता है, ये एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एक्चुअल जो हम लोग पेंसिल यूज़ करते हैं ना वह भी एक तरह का क्या होता है कार्बन्स का ही होता है, वो एलोट्रॉप्स ग्रेफाइट का। तो एक टाइप का क्या होता है ना वो कंडक्शन में हेल्प करता है, जो कार्बन्स का ही ये चीज़ें है एलोट्रॉप्स है ग्रेफाइट, और वो क्या करता है ना कंडक्शन में हेल्प करता है, कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अल्कलीज मेटल जैसे कि लिथियम और सोडियम और पोटासियम, ये सब कितना अल्कलीज मेटल जो कितने होते हैं ये सब इतने सॉफ्ट होते हैं जिसको हम लोग नाइफ से काट सकते हैं, एक शार्प नाइफ से उसको काट सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। तो ये भी एक तरह का एक्सेप्शन है कि मेटल्स जो होते हैं भाई, हम लोग भी बात कर रहे थे सोडियम पोटासियम टाइप का, ये भी मेटल्स है, लेकिन ये अल्कली मेटल्स है। हम इसको सिंपल बात करते हैं कि अगर कोई मेटल है जो कि क्या कर सकता है कि जिसको हम काट सकते हैं, तो वो हमारे पास एग्जाम्पल होता है सोडियम पोटासियम में। काफ़ी MCQ का काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन बनता है, ये MCQ का काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो ये जितने भी एक्सेप्शंस हैं ना यहाँ से MCQ का काफ़ी क्वेश्चन बनाए जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो एलिमेंट्स आर मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज द मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एलिमेंट को ना हम लोग क्या करते हैं ना मोर, अगर सबसे ज़्यादा क्लैरिफाई करोगे या क्लियरली क्लासीफाइड करोगे मेटल्स और नॉन मेटल्स को, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी अच्छे से क्लासीफाइड कर सकते हो। तो कुछ अब बात करते हैं, एक मैग्नीशियम रिबन की बात कर लेते हैं।
with some sulfur powder, that take a magnesium ribbon and some sulfur powder, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन एंड सल्फर पाउडर, उसको क्या करते हैं ना, मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं और उसके एसेस को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, डिजॉल्व करते हैं वाटर में, द एसेस फॉर्म एंड डिजॉल्व देम इन द वाटर, वाटर में डिजॉल्व कर, टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विद द बोथ रेड एंड द ब्लू लिथमस पेपर। अपने पास ना 2 लिथमस पेपर है जो कि हम लोग इंडिकेटर की तरह हेल्प करता है, ये एसिडिक और बेसिक नेचर को हेल्प करता है कि दिस इज एसिडिक और बेसिक। तो ये हमारे पास क्या है ना, जो फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया वह यूज़ करते हैं हम लोग इंडिकेटर की तरह यहाँ पे, ठीक है। तो इट इज़ प्रोडक्ट इज फॉर्म ऑन द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम इज एसिडिक और द बेसिक। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम से जो फॉर्म होता है वो एसिडिक है या बेसिक। नाउ द बर्न ऑफ द सल्फर पाउडर टेक प्लेस the sulfur powder take place in the test tube and over the burning of the sulfur powder to correct the fumes and produce. Add some water and the test tube and the shake the solution of the solution blue and red litmus paper the produce burning of the sulfur powder is। तो ये अपने पास में क्या है कि 2 चीज़ें यहाँ पे, तो देखो सारे मेटल्स जो इतने भी नन मेटल्स होते हैं वो प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, जब उसको डिजॉल्व करोगे वाटर के अंदर, कभी भी नन मेटल्स को अगर एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, अगर तुम उसको क्या करोगे, नन मेटल्स मोस्ट ऑफ द नन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व इन द वाटर, मोस्ट ऑफ नन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव्स बेसिक ऑक्साइड। तो जितने भी जो नन मेटल्स होते हैं, तो यहाँ पे जितने सल्फर थे, तो ये सल्फर क्या होता कि नन मेटल था जो कि प्रोड्यूस करता है यहाँ पे क्या, एक एसिडिक ऑक्साइड, वही जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स होता है वो बेसिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। तो मोर अबाउट दिस मेटल ऑक्साइड इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, वी आर लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स फॉर द फ्लोइंग सेक्शन। फॉर दिस कलेक्ट द सैम्पल फ्लोइंग द मेटल्स एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीशियम एंड जिंक एंड सोडियम। तो अपने पास अगर केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की देख लेते हैं, तो मेरे पास कुछ ना कलेक्शन करते हैं कुछ सैम्पल्स को, सेम एज द एल्युमिनियम, कॉपर, जो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए कंसीडर सैम्पल्स लिए थे, क्योंकि इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जो भी मेटल्स होते हैं, वो हमको क्या होता है, इजीली टू अवेलेबल हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको लेते हैं। व्हाट्स हैपन द मेटल बर्न इन एयर, अगर मेटल्स को बर्न करोगे एयर के साथ तो क्या करोगे, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम बर्न करते हैं एयर के साथ, एक ड्राइजलिंग टाइप का वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। डू ऑल मेटल्स रिएक्ट विद द सेम मैनर, लेट अस चेक द परफॉर्म द फ्लोइंग एक्टिविटी। तो द फ्लोइंग एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंट, इट वुड बी बेटर इफ़ द स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन बताया कि आईज प्रोटेक्शन यूज़ करना है। होल्ड द सैम्पल्स, कोई भी सैम्पल है उसको पेयर और टोंग से लेना है और ट्राई करना है उसको बर्निंग ऑन द फ्लेम पे बर्न। रिपीट द अदर मेटल्स, इसी तरीके से सारे मेटल्स को, अलग अलग मेटल्स को सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं। देन द कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको कलेक्ट करना है। लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन, उसके बाद मेटल्स के सरफेस कूल डाउन, विच मेटल्स बर्न इजली, what flame color did you observe when the metal burned, how does the metal surface appear after the burning, and arrange the metal decreasing order their reactivity toward the oxygen and the product is soluble in water। तो ये सब चीज़ें था, इतना चीज़ को हम लोग सही एक्टिविटीज़ को किसी केमिस्ट्री लैब में करोगे तो तुम्हारे पास क्या है कि ऑलमोस्ट तुम ऑब्जर्व करोगे कि जितने भी मेटल्स कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, वो एक टाइप का मेटल ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है। जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में भी देख के आ रहे हैं कि मेटल्स के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो एक टाइप का मेटल ऑक्साइड बनाता है। कॉपर को अगर हीट करोगे एयर के साथ तो, और हीट व्हेन द कॉपर इज हीटेड इन एयर इट्स कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, अगर उसको कंबाइन करोगे फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो ये तुम्हारे पास ना कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर ट्वाइस ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, जो कि एक ब्लैक ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये अपने पास। अब एल्युमिनियम को रिएक्ट कराओगे ना, एल्युमिनियम फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड, अगर एल्युमिनियम को रिएक्ट कराओगे ऑक्सीजन के साथ तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे इक्वेशन बैलेंसिंग इक्वेशन है, सबके सब इक्वेशन जो है बैलेंसिंग है। अगर इसको देखोगे तो देखो यहाँ 4 एल्युमिनियम है, यहाँ 6 कॉपर है और ऑक्सीजन है, यहाँ भी अपने पास 2 × 2 4 एल्युमिनियम हो गया, यहाँ 6। तो इस तरह के बैलेंसिंग में हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी अच्छा बताया है, फर्स्ट चैप्टर में बैलेंसिंग था। रिकॉल द फ्रॉम द चैप्टर 2, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर कॉपर को रिएक्ट कराते थे किसी भी अगर मेटल्स के साथ तो ये क्या करता था, मेटल के साथ अगर रिएक्ट कराते थे तो क्या बना देता था वो, हाउ द कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी हैव लर्न द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर्स।
तो ये क्या है, मेटल ऑक्साइड, बट द सम मेटल्स ऑक्साइड सच एज द एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम, सो तो बहुत एसिडिक एज वेल बेसिक बिहेवियर। लेकिन क्या है, जब मेटल्स को रिएक्ट कराओगे तो कुछ मेटल्स हाई क्या है, HCl, जैसे HCl एल्युमिनियम को अगर, कॉपर को अगर रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोक्साइड के साथ, अब भी अगर हम किसी भी HCl के साथ अगर कॉपर को रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाएगा, वो एक टाइप का मेटल ऑक्साइड बनाता है। और मेटल ऑक्साइड का एक बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर बात करते हैं तो जितने भी बेसिक नेचर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर कुछ मेटल ऐसे भी है, लेकिन कुछ मेटल ऐसे एक्सेप्शन, जो कि एक्सेप्शन की बात करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया या जिंक ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है ना कि जब रिएक्ट करते हैं सीड के साथ, ये सोक, तो ये अगर इसको रिएक्ट कराते हो ना, तो ये इसको रिएक्ट कराओगे ना HCl के साथ, तो अपने पास एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेव करता है। जैसे सम सच मेटल्स आर ऑक्साइड विथ रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस अ साल्ट एंड द वाटर, दैट्स नोन एज एमोफेट्रिक ऑक्साइड। जैसे कि अगर एल्युमिनियम को HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये फॉर्मेशन कर देता है एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ H2O का फॉर्मेशन कर देता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड एक तरह का साल्ट होता है और साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये अपने पास हो गया। फिर एल्युमिनियम को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो एल्युमिनियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट्स का फॉर्मेशन करेगा और वाटर्स का रिएक्शन करता है, वाटर रिलीज करता है। तो इस टाइप के ना हम कुछ बोलते हैं कि देयर इज एसिडिक और बेसिक, तो ये दोनों का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सम सोदा एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर सच मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। तो ये अपने पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया, ये अपने पास याद कर लेना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर के साथ, और उस टाइप के जो भी होते हैं, जो उस टाइप के जो, बट सम ऑफ दे आर डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म्स द अल्कलीज। तो सोडियम ऑक्साइड एंड पोटासियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर एंड टू प्रोड्यूस अल्कलीज। तो कुछ जो होते हैं मेटल्स जो होते हैं, सब बहुत सारे मेटल जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ, लेकिन कुछ मेटल्स जो होते हैं, कुछ डिजॉल्व करते हैं वाटर के साथ उसको और फॉर्म करते हैं अल्कलीज का, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड को और पोटासियम ऑक्साइड को जब रिएक्ट कराओगे तो तुम्हारे पास वाटर के साथ, तो ये फॉर्मेशन करके देता है, ठीक है। वी आर ऑब्जर्व द एक्टिविटी 3.9। तो ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन विद द सेम रेट। कोई भी ऐसा बहुत सारा मेटल जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है कि सेम रेट के साथ ऑक्सीजन के साथ। सारे मेटल जो है सो, अगर किसी में कॉरिजन आता है तो मतलब ऑक्सीजन के कंटेक्ट से, क्योंकि वहीं पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेटल्स का जो रिएक्शन रेट जो है ना, वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू मेटल्स वेरी करता है। तो ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एट द सेम रेट। डिफरेंट मेटल्स जो होते हैं, अलग अलग मेटल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं ना, अलग अलग रेट से डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ होता है टुवार्ड द ऑक्सीजन। और मेटल्स सच एज पोटासियम, सोडियम रिएक्ट विद द विग्रसली दैट्स दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। अगर पोटासियम अगर ले लोगे, पोटासियम या सोडियम, तो ये एक तरह का एक बेस्ट MCQ क्वेश्चन बनता है कि सोडियम और पोटासियम जो होता है वो इजीली कैच कर लेता है फायर को। अगर ओपन रखोगे तो ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आने से इजीली कैच करता है फायर को। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं ना, टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, किसी भी प्रोटेक्ट देम एंड द प्रिवेंट द एक्सीडेंटल फायर, दे केप्ट इमर्स्ड। उसको केरोसिन के वाइल में क्या करते हैं ना, इमर्स करके रखते हैं, उसको डाल के रखते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, MCQ का भी बेस्ट क्वेश्चन बन जाएगा। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करोगे तो सरफेस ऑफ मेटल और सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लीड आर कवर विद द थिंक लेयर ऑफ ऑक्साइड। जो भी मेटल्स का सरफेस जो होता है, जो भी अगर कोई भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे देखोगे सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लीड, तो इसको कवर किया जाता है थिंक लेयर ऑफ ऑक्साइड से। ये क्या करता है ना, प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेशन से। दे प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम देयर फर्दर द ऑक्सीडेशन, ठीक। द आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। आयरन को अगर हम बर्न करते हैं तो ऑन हीटिंग तो क्या होता है, आयरन बर्न नहीं होता है, बट द आयरन फीलिंग बर्न विग्रसली व्हेन द स्प्रिंकल्स इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। लेकिन आयरन की फीलिंग को लोगे ना, जो आयरन के पाउडर फॉर्म में, तो आयरन के अगर पाउडर फॉर्म में देखोगे, उसका यूज करोगे, तो क्या होगा ना कि उसमें क्या होगा, आग लग जाएगा, ठीक है, और स्प्रिंकल आ जाएगा एक तरह से विद द फ्लेम इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर्स,
फ्लेमिंग आएगा, अगर बर्नर के फ्लेम के पास ले जाओगे तो उसमें क्या होगा, स्प्रिंकल का तरह का आने लगेगा। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर नहीं बर्न होता है, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलरेड लेयर ऑफ द कॉपर टू ऑक्साइड। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन व्हेन एवर द हाई टेम्परेचर। तो ये चीज़ हो गया। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस होती है जो फॉर्मिंग करते हैं थिक ऑक्साइड लेयर का ना, और एल्युमिनियम के ऊपर फॉर्म किया जाता है, ठीक है, ताकि कोटेशन से क्या होता है, कोरिजन से बचा जाता है। एल्युमिनियम डेवलप अ थिन ऑक्साइड लेयर when they exposed to the air. Aluminium develop a thin oxide layer when exposed to air. The aluminum oxide coats makes the resist to the further corrosion. The resistance can improve the further by making the oxidized layer thicker. During the anodizing, a clean aluminium particles it mid anode and it electrolyzed when the dilute sulfuric acid and the oxygen gas involved at the anode and the aluminium react with make the thicker aluminiums. The oxygen gas involved at the anode react with the aluminium to make at the thicker protective oxide layer. This oxide layer can be dyed easily and easily to give the aluminium articles and the attractive finish. तो ये काफ़ी important है anodizing process, ठीक है। after the performing activity 3.9 you must have observed that the sodium is most reactive। तो ये सब 3 है, तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा सोडियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव दिख रहा है अपने पास, रिएक्टिव दिख रहा है फॉर द सैम्पल ऑफ द मेटल एंड द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विगरस, implying that is not reactive as the sodium, but the burning of oxygen does not. That helps us to decide the reactivity of zinc, iron, copper or lead. Let us do some reactions to arrive at the conclusion about the order of reactivity of this metal। तो हम अब ना व्हाट्स हैपन द मेटल रिएक्ट विथ वाटर, अगर मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा। तो एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। दिस क्वेश्चन देखते हैं कि दिस एक्टिविटीज नीड द टीचर असिस्टेंट टू कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ द सम मेटल्स। सेम एक्टिविटीज, पुट द पीस ऑफ सैम्पल सेपरेटली इन द बीकर हाफ फिल्ड, पानी के में सैंपल को डालते हैं। देन द मेटल्स इज रीचेड विद द कोल्ड वाटर, मेटल रिएक्टेड विद द कोल्ड वाटर। सबसे पहले ना विच मेटल्स आर रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, देखेंगे कि कौन सा मेटल जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करा। अरेंज देम फॉर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द कोल्ड वाटर, उसके ना रिएक्शन को कि किस तरीके से। डिड यू द मेटल प्रोड्यूस फायर, क्या मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करने पे आग भी लगता है क्या। मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन द वाटर, द मेटल्स स्टार्ट फ्लोटिंग, कुछ मेटल क्या करते हैं पानी पे तैर भी रहे हैं आफ्टर सम टाइम। तो ये सब चीज़ें ना देखेंगे, तो इस एक्टिविटीज़ में बहुत सारा चीज़ें तो देखते हैं क्या करके। तो सबसे पहली बात, अगर मेटल को रिएक्ट कराओगे ना वाटर के साथ तो प्रोड्यूस करता है सेम मेटल ऑक्साइड और एक हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। ये हम पहले भी देख के आ रहे हैं कि जब भी मेटल को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ तो मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। वही मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है, जो कि मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर एंड डिजॉल्व फर्दर फ्रॉम द मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बट ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, लेकिन बहुत सारे मेटल ऐसे भी हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे कि सोडियम और पोटासियम, वह क्या होते हैं ना कि रिएक्ट करते हैं बहुत कोल्ड वाटर के साथ ही विग्रसली, क्या करते हैं ना वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। और ये पोटासियम और सोडियम जो रिएक्शन होता है वो वायलेंट रिएक्शन होता है, जिसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। मतलब एक्सोथर्मिक का प्रोसेस का मतलब होता है कि एनर्जी का रिलीजमेंट होना, जो कि हम लोग चैप्टर 1 में ही देख के आए। डैट इज इन्वॉल्व द हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच द फायर, और जैसे कि अपने पोटासियम को रिएक्ट कराओगे वाटर के साथ तो KOH बना देता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस का रिलीज करता है, और एनर्जी जो रिलीज होती है ना वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो ये अपने पास क्या है, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। द रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, अगर कैल्शियम का देखोगे वाटर के साथ तो वो रिएक्शन क्या होता है, वायलेंट नहीं होता, वो लेस अमाउंट में रिएक्शन। तो हीट इज इन्वॉल्व नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, ऐसा नहीं होता कि इतना हीट नहीं रिलीज करता है किसी फायर को। तो कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज ऑफ द बबल ऑफ द हाइड्रोजन गैस, कैल्शियम क्या करता है फ्लोटिंग होने लगता है। तो इस तरीके से हम लोग एक्टिविटीज़ में कि कुछ मेटल्स क्या है ना कि फ्लोट भी कर रहे हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड के साथ फॉर्मेशन करके वो क्या कर रहे हैं ना हाइड्रोजन गैस का रिलीज कर रहे हैं। कुछ ऐसा है कि कोल्ड वाटर के साथ भी विग्रसली क्या कर रहे हैं ना, या बोले तो वायलेंटरी क्या कर रहे हैं, वो रिएक्शन हो रहा है और हीट का रिलीजमेंट कर रहा है। तो ये सब क्या अपने पास कुछ ऐसे भी मेटल्स है जो रिएक्शन होने के बाद क्या कर रहे हैं ना फ्लोटिंग कर रहे हैं पानी के वाटर के में। तो ये सब क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज, गैस फॉर्म द स्टिक एंड द सरफेस ऑफ द मेटल। मैग्नीशियम के बारे में बात करें तो कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो ये सब ना क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट कि विच मेटल्स इज रिएक्ट विद द cold water, hot water, which do not react with cold water, which metal is after the reaction with the water that's coming into the floating state, तो फ्लोटिंग करने लगता है, स्टेट में आ जाता है। तो ये चीज़ें ना पूछ लेता है कहीं भी, बहुत सारा इस तरीके का क्वेश्चन बनता है।
इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस बाय द स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। उसके सरफेस पे बबल का गैस का स्टिक हो जाता है, चिपकने लगता है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, फ्लोटिंग करने लगता है पानी में। मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। मेटल्स के जो एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, बट दे आर रिएक्ट विद स्टीम। अगर इसी को स्टीम के साथ रिएक्ट कराओगे, वाटर के स्टीम के साथ, मतलब जो वेपर के फॉर्म में आता है उसको स्टीम बोलते हैं। उसी वाटर का ना जो स्टीम होता है वो गैसेस फॉर्म में हो गया। एक तरह से पूरा का पूरा जो स्टीम हो गया वो क्या, पूरा का पूरा एकदम हाई स्टीम जो कि गैसेस फॉर्म में, अगर उसको रिएक्ट कराओगे तो मेटल ऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन वो क्या होता है कि ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर के साथ भी नहीं रिएक्ट करता। कुछ ऐसे तो एल्युमिनियम, आयरन, जिंक नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर एंड द हॉट वाटर, इट्स रिएक्ट विद द स्टीम ऑफ द वाटर, इट्स रिएक्ट विद स्टीम। आई फाउंड द मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन। तो ये सब चीज़ें था अपने पास मेटल के पास।